ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में। एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग हमारे नए लेक्चर के साथ में। और सर आपको याद रहेगा तो हम लोग ने पिछले लेक्चर के अंदर स्ट्रैटेजिक चेंज के बारे में देखा था। स्ट्रैटेजिक चेंज के अंदर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन देखा था कि क्या स्टेप्स होंगे हमारे अगर अपने को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चेंज लेकर के आना है। अभी वो चेंज किस टाइप का भी हो सकता है ना। आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो, अब आपके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज कर रहे हो, कल्चर को बदल रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। तो कुछ भी आप जो है चेंज कर रहे हो तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, किस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है अगर आपको चेंज को इंट्रोड्यूस करना है। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जितने भी लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपको उनको इंट्रोड्यूस करवाना चेंज है तो क्या स्टेप रहेंगे। अगर आपको चेंज करना है एक्चुअल में, अगर आपको इनिशिएट करना है चेंज को, तो उसके लिए क्या हमारे लिए क्या स्टेप्स रहेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल के लेक्चर के अंदर देखा था। तो इसको एक बार अपन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट में अपन ने जो है इसको देखा था अच्छे से, एकदम डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी, लेकिन एक बार जैसे अपना प्रोसेस रहता है कि अपन रिवीजन कर लेते, तो उसको रिवीजन अपन एक बार कर लेते हैं अपने आज के लेक्चर के अंदर में कि भाई क्या स्टेप्स होंगे अगर मैं जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक चेंज करता हूँ। एक बार हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाईलाइटर आ चुका है। स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज, ये हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप आ रहा है कि रिकॉग्नाइज करो नीड फॉर चेंज, कि क्यों आपको चेंज करना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है, किन रीजंस की वजह से आपको चेंज करना पड़ रहा है। उस चेंज के रीज़न को पहले आइडेंटिफाई करो कि भैया ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से मेरे को जो है चीज़ों को जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोज विच फेसेट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। कौन से ऐसे आपके जो करंट आपके जो चीज़ें हैं, कुछ भी आपके जो स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कोई कौन सी चीज़ें हैं मेरा प्रेजेंट कल्चर के अंदर में, प्रेजेंट जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रेजेंट जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ें जो कि मेरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रही है और कौन सी चीज़ें मेरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रही है। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन सी जो मेरे प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रही है और कौन सी मेरी मेरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रही है। पहले तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो आप। दिस बेसिकली मीन्स गोइंग फॉर अ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। कैसे आप ये पता कर पाओगे कि भाई मेरे कौन सी चीज़ें हैं हमारे प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर के, कौन से ऐसे फेसेट्स हैं जो कि हमारे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये हमको पता चलेगा जब अपन इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे। अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इन्वायरमेंट रहेगा वो अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा उसको। दो चैप्टर इस अपन ने ऑलरेडी देख लिए, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, कि भैया कैसे आपको आपके इन्वायरमेंट को स्कैन करना है, एनालाइज करना है। तो आपको इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा आपके इन्वायरमेंट को। स्वॉट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से एरियाज आपके स्ट्रेंथ है, कौन से एरियाज आपके वीक है, कौन से एरियाज आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन करके आने वाले हैं और कौन से एरियाज में आपको थ्रेट है। तो जो वीकनेस एंड थ्रेट वाले एरिया है वो एरिया आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी वाले एरिया है वो आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रही है, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, रिकग्नाइज करना है नीड फॉर चेंज। चेंज अपन जो कर रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, हमारे चीज़ों को जो अपन बदल रहे हैं वो क्यों बदल रहे हैं, क्या रीज़न है उसका, उसको आप पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा, उसके बाद आप क्या करोगे, लोगों को भी तो बताना पड़ेगा आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल टाटा को आप इमेजिन करो, आपके दिमाग में टाटा का जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो टाटा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर रतन टाटा को कोई चेंज लेकर के आना है तो अकेले तो नहीं ला सकते ना। इतने लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको उस चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई मेरा मेरा ये विजन है, मैं चाहता हूँ ये चेंजेस अपन करें, ये दिक्कतें हैं हम जो है देखने को मिल रही है हमारे प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, जिसकी वजह से अपने को जो है चीज़ों को बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें उनको अपने जो भी आपका बोर्ड रहेगा, जो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा, उनके साथ उनको पहले डिस्कशन करना पड़ेगा। फिर वो सारी चीज़ें आपके बाकी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को जो कि इंप्लीमेंट करेंगे आपके काम को, उनको बताना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें सारे लोगों को आपको बतानी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से अपन को जो है चेंज करना पड़ रहा है, हमारे कॉर्पोरेट कल्चर को बदलना पड़ रहा है। तो आप जो है उसके लिए तैयार हो जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा कि क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। चेंज को मैनेज करना है आपको। ऐसे नहीं कि भाई चेंज करना है, भाई तुम देख लो तुमको कैसे चेंज करना है, ऐसे नहीं है। जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको चेंज को मैनेज करना है, सही तरीके से देखना है कि वो जो चेंज चाह रहे हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वो सारी चीज़, सारी जिम्मेदारी की भाई सही तरीके से सारा काम हो रहा है, ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट की रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेयर्ड विजन बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि यार हम लोग ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं, हमारा ये विजन है, तो प्लीज़ तुम उसी हिसाब से आगे काम करो, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कोइंसाइड, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए, इंडिविजुअल का एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स फॉलो अ शेयर्ड विजन।
जब दोनों का विजन सेम रहेगा तभी आप जो है सही तरीके से काम कर पाओगे, दोनों सेम पेज पे होने चाहिए। आपके इंडिविजुअल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है, वो दोनों लोगों का जो दिमाग है वो एक तरीके से काम करना चाहिए कि यार ये हमारा विजन है, इस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जा पाएगी। सीनियर मैनेजर्स नीड टू कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट द विजन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। आपके जितने भी सीनियर मैनेजर्स है, टॉप लेवल मैनेजर्स है, उनको कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना है यहाँ पे अपने बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं कि भैया ये हमारा विजन है, प्लीज़ इसके लिए अच्छे से मन लगा करके काम करो, है ना। उनको कोई भी दिक्कत आ रही है सॉर्ट करके दो। तो आपको जो है आपके सीनियर मैनेजर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, मैंने आपको शुरू में बताया। और कल भी अपन ये पूरा चीज़ देख के आ रहे हैं, जस्ट एक रिवाइज करने का अपना प्रोसीजर रहता है, तो अपन रिवाइज कर रहे हैं। दे हैव टू कन्विंस ऑल दोज कंसर्न दैट द चेंज इन द बिजनेस कल्चर इज नॉट सुपरविजन और कॉस्मेटिक। ऐसा नहीं है भाई हम लोग चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये चेंज हम लोग सही में करना चाहते हैं, हम लोग को ये चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर को बदल रहे हैं, ये हमारे अच्छाई के लिए बदल रहे हैं, और हम लोग सही में चाहते हैं कि ये चेंज अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो। ऐसे दिखावे के लिए हम लोग चेंज नहीं कर रहे कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हो रहा है, कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है ना। ऐसे दिखावा नहीं कर रहे हम लोग, सही में जो ये चीज़ चेंज हम करना चाह रहे हैं वो सही में हम करना चाह रहे हैं। वो दिखावा नहीं है, कॉस्मेटिक यानी दिखावा नहीं है वो। द एक्शंस टेकन हैव टू बी क्रेडिबल। जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, चेंज लेकर के आ रहे हो, उसके लिए आपके जो भी एक्शंस है वो क्रेडिबल होने चाहिए, हाईली विजिबल होने चाहिए, अनमिस्टेकेबली इंडिकेटिव ऑफ मैनेजमेंट सीरियसनेस। वो जो भी एक्शंस आप ले रहे हो उससे मैनेजमेंट की सीरियसनेस दिख करके आनी चाहिए, यार मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है चेंज को लेकर के, एवं वही चेंज नहीं कर रही है, ये लोग सही में चेंज लेकर के आना चाहते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि भैया चेंज के नीड को रिकॉग्नाइज कर लो कि भाई किस वजह से आपको चेंज करना पड़ रहा है। एक शेयर्ड विजन क्रिएट करो, चेंज को अच्छे से मैनेज करो। और उसके बाद तीसरा स्टेप आ रहा है आपका इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। फाइनली आपने लोगों को बता दिया है कि भैया हमको चेंज लेकर के आना है, आपने बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम लोग दिखावे के लिए कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ तैयार हो जाओ, चेंज हम लोग करने वाले हैं। ये जब आपने फाइनली सबको बता दिया, तो अब वक्त आ चुका है कि आप आपके चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, यानी कि जो भी आप चेंज लेकर के आना चाहते थे वो एक्चुअल में अभी आप जो है इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। अभी तक तो आप सब तैयार कर रहे थे, पहले आप रीजन आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिर आपने लोगों को तैयार किया कि यार तुम लोग भी तैयार हो जाओ, चेंज आने वाला है, और अब फाइनली आप चेंज लेकर के आ सकते हो। इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, दिस इज बेसिकली एक्शन स्टेज। जो भी एक्शन आपको लेना है यहाँ पे आप लेना शुरू कर सकते हो। दूसरे स्टेज के अंदर तो आप सिर्फ लोगों को अवेयर कर देते कि भाई चेंज होने वाला है, तैयार रहो, है ना, तैयार रहो, ये हमारा विजन होने वाला है, तुम्हारा भी यही विजन होना चाहिए। तो उनको उसको तुम उनके साथ बस चीज़ है वो शेयर कर रहे हो और उनको तैयार कर रहे हो कि भाई चेंज होने वाला है, हमारे साथ एक ही पेज पे रहो, एक ही विजन को अपने दिमाग में लेकर के चलो। दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज विच रिक्वायर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रेटजी। आप क्या करते हो, आपकी चेंज स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो बेसिकली। Creating and sustaining a different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways। आपको ये इंश्योर करना है कि जो पुराने आपके तरीके थे ना, वही पुराने तरीके में आप वापस ना पड़ जाओ, है ना। तो आपको चेंज इतने स्ट्रांगली वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है कि जो पुराना तरीका था आपका वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से, आप पुराने तरीके से कोई भी काम ना करें, ये आपको जो है यहाँ पे मेक श्योर करना है। कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल शुड बी अ फंडामेंटल एंकर ऑफ न्यू कल्चर ऑफ द फर्म। बिसाइड चेंज प्रोसेस मस्ट बी रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड टू एनालाइज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस। आपने आपके 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 जो चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे, बेसिकली आप जो है उसको रिव्यू भी करोगे ना कि आपने जो ये पर्टिकुलर चेंज लेकर के आया वो चेंज आपके लिए जो है फायदेमंद साबित हुआ है नहीं हुआ है, इवैल्यूएशन बेसिकली आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद एनी डिस्क्रिपेंसीज और डेविएशन शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पर्सन्स कंसर्न सो दैट नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। अगर आपको लगता है अगर कि हम लोगों ने चेंज इंप्लीमेंट किया है बट उसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो जो भी आपका कंसर्न पर्सन है, जो भी आपकी कंसर्न अथॉरिटी, उसको जाकर के आपने जो है रिपोर्टिंग कर लेनी है कि भैया देख भाई हम लोगों ने चेंज भी कर लिया लेकिन स्टिल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रही है, बता भाई आगे क्या करना है ना। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे एक कर्ट लूज मॉडल ऑफ चेंज हमने देखा था। अभी मैं बता दूं हमने 2 स्टेप देखे हुए, है ना। पहले अपन ने जो है क्या क्वेश्चन देखा कि अपना क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि भैया हमको चेंज लेकर के आना है, क्या स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से हम लोग चेंज को लेकर के आएंगे, स्ट्रैटेजिक चेंज को किस स्टेप्स की मदद से हम लोग जो यहाँ पे लेकर के आएंगे। सबसे पहला स्टेप देखा भाई चेंज का नीड को रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। उसके बाद अपन ने देखा करके यार एक शेयर्ड विजन बनाओ, लोगों को कम्युनिकेट करो, बताओ उनको कि भाई ये हमारा विजन है, हम लोग हमारे विजन के अंदर इस सारे चेंजेस कर रहे हैं, तो तुम लोग भी उस हिसाब से अपना जो है नया वाला विजन को जो है अपने दिमाग में अडॉप्ट कर लो और चेंज के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तीसरे वाले स्टेप के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्शन स्टेज है। फाइनली जो चीज़ें हम लोग चेंज लाने चाहते हैं वो अब हम लोग लेकर के आ सकते हैं, लोगों को भी हमने तैयार कर दिया है, हमने रीज़न भी उसका आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों चेंज लेकर के आ रहे हैं, अब हम फाइनली चेंज जो है लेकर के आ सकते हैं सर। उसके अंदर आपका जो है एक क्वेश्चन आ रहा है, आपके जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 के अंदर एक सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है कि कर्ट लुईस मॉडल का चेंज है कि भाई आप चेंज लेकर कैसे आओगे। चेंज तो लेकर के आना, चेंज को हम लोग को एक्शन स्टेज है, हमको एक्शन तो लेना है, लेकिन अब एक्शन कैसे लेंगे, है ना। पहले सवाल क्या था कि चेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आपको स्टेप बताए
तीसरे स्टेप में जा करके हमको एक्शन लेना है, तो यह एक्शन कैसे लेंगे, उसके लिए कर्ट लुईस मॉडल को अपनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ट लुईस मॉडल को देखेंगे, उसके लिए अपने को पता लग जाए, उससे अपने को पता लग जाएगा कि भाई कैसे अपन ने एक्शन लेना है ना। टू मेक दिस चेंज लास्टिंग, कर्ट लुईस प्रपोज 3 फेजेस ऑफ चेंज प्रोसेस। कर्ट लुईस ने बोला भाई अगर तो आपको आपके चेंज को लेकर के आना है, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। उसके लिए एक्शन कैसे लोगे वो हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने 3 तरीके बताए आपको, इन 3 फेजेस से आपको गुजर के जो है, मतलब ये 3 फेजेस के अंदर आपको एक्शन लेने हैं, ये आपके एक्शन रहेंगे। कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके सिचुएशन को अनफ्रीज करोगे। सिचुएशन को क्या करोगे, अनफ्रीज करोगे। सबसे पहला एक्शन अगर आपको चेंज लेकर के आना है, आप क्या करोगे, कर्ट लुईस मॉडल के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले आपकी सिचुएशन को अनफ्रीज करोगे। द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग सिंपली मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ नेसेसिटी ऑफ चेंज एंड प्रिपेयर्स देम फॉर सच अ चेंज। आपका जो भी इंडिविजुअल है, जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको आपको तैयार करना है कि भैया चेंज मैं लेकर के आने वाला हूँ, तैयार हो जाओ तुम लोग, है ना। तुम लोग क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। उनको रीज़न बताएंगे, भाई ये रीज़न है, इन रीज़न की वजह से हम लोग चेंज लेकर के आ रहे हैं, तो उनको हम लोग प्रिपेयर कर देंगे। लुईस प्रपोज दैट द चेंज शुड नॉट कम एज सरप्राइज टू द मेंबर्स। हमने ये कल भी बात देखी थी यार, आपका सरप्राइज के तरीके से आपको जो है आपके जो मेंबर्स है उनके सामने सरप्राइज की तरह नहीं आना चाहिए चेंज, है ना। उनके लिए वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर सरप्राइज होगा तो वो लोग का मतलब पूरा माइंडसेट हिल जाएगा, है ना। वो लोग को जो है एकदम से झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगा कि भाई ये अपने साथ क्या हो गया, है ना। तो सरप्राइज की तरह नहीं आना चाहिए। पहले से उनको एडवांस में तुम यहाँ पे इन्फॉर्म करके रखो कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने वाले हैं, है ना। तो वो लोग भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और ऑलरेडी अपन ने ये चीज़ पिछले चैप्टर्स के अंदर देखी हुई कि यार जो मेंबर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो लोग चेंज को रेजिस्ट करना पसंद करते हैं। उनको उनको चेंज इतना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज होंगे, काम बढ़ेगा, है ना। तो उनको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। वो लोग ऑलरेडी मजबूरी में काम कर रहे हैं, 9 to 5 का जॉब घिसा रहे हैं अपनी, उसके अंदर भी तुम चेंज लेकर के आके काम बढ़ाओगे, उनके जो आपस में जो बॉन्डिंग बन गई रहेगी, जो ग्रुप्स उनके बन गए रहेंगे वो टूट जाएंगे, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएंगे। तो उनको चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ा सा वो चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए तुमको टाइम तो देना पड़ेगा। तुम एकदम से बोलोगे भाई आज तू उधर निकल, है ना। तेरे पे कल तू 2 काम कर रहा था, आज तू 10 काम करेगा, है ना। तो वो भी हिल जाएगा, उसका माइंडसेट भी यहाँ पे पूरा तरीके से हिल जाएगा। तो अगर आप जो है सरप्राइज की तरह उसके लिए लेकर के आते हो, तो वो उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो आपने सरप्राइज की तरह नहीं लेकर के आना है। सिचुएशन को पहले अनफ्रीज करना है, उसको अच्छे से बताना है, उसको अवेयर करना है, रीजंस बताने, ताकि वो भी जो है उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहला एक्शन आप क्या करोगे कि उस आप सिचुएशन को अनफ्रीज करोगे, लोगों को बता दोगे, आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनको बता दोगे भाई ये रीज़न है, इनके वजह से जो है अपन जो है चेंज लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कैसे उनको बताओगे, मीटिंग्स उनके साथ ऑर्गेनाइज करो, वन ऑन वन जाओ। अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कम मेंबर्स के साथ काम कर रहे रहोगे, तो एक एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी आप जाके कर सकते हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मीटिंग बुलाओ, सर्कुलर्स भेजो उनके पास, अनाउंसमेंट्स करो। बहुत सारे तुम्हारे पास मीडियम है जिसके मदद से तुम जो है यहाँ पे अपने चेंज का जो है अनाउंसमेंट वगैरह जो है तुम कर सकते हो, उनको बता सकते हो। तो सबसे पहला एक्शन क्या करोगे तुम लोग, सिचुएशन को अनफ्रीज करोगे, लोगों को बताओगे, प्रिपेयर करोगे उनको चेंज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला एक्शन आपका ये रहेगा। अगला दूसरा एक्शन आपका क्या रहेगा, दूसरा एक्शन ये रहेगा कि आप जो नई सिचुएशन है उसको फाइनली अडेप्ट करनी शुरू करोगे। वंस द अनफ्रीजिंग प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, सब लोग ने तैयार, सब लोग मंजूरी दे दी है, सब लोग तैयार हो चुके हैं कि भाई हाँ अभी अपने को चेंज जो है करना पड़ेगा, चेंज को अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई और भी अपने पास ऑप्शन बचा नहीं है। एंड हैव बीन फुल्ली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट सच चेंज, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये चेंज को। देयर बिहेवियर पैटर्न्स नीड टू बी रीडिफाइंड, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा। उन लोगों ने तो मान लिया है कि भाई हाँ ठीक है चलेगा, हाँ चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन उनके वो जो पुराने बिहेवियर्स है ना वो हमको बदलने पड़ेंगे। हम लोग को चाहिए एक्सपांड करना है। से फॉर एग्जांपल ले लेते कि हमको एक्सपांड करना है। पहले हमारी फर्म के अंदर जो है ऑफिस के जो आवर्स होते थे वो भी कम होते थे, लिमिटेड आवर्स होते थे। अब हम लोग थोड़े से हमारे आवर्स को भी बढ़ाना चाहते हैं, उनकी जो भी सैलरी वगैरह है वो भी हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग उनके काम करने का जो टाइम है उसको बढ़ाना चाहते हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड आएगा, चेंज आएगा, वर्कलोड आएगा, एक्सपांड कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को और बड़ा बना रहे, तो थोड़ा काम भी उनका बढ़ेगा, है ना। तो उनका बिहेवियर भी हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। पहले वो सिर्फ आ रहे थे, काम कर रहे थे, कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे थे, एक वो मजबूरी की तरह वो लोग लेकर के आके यहाँ पे अपनी बैठ रहे थे, काम कर रहे थे। वो अभी हम लोग चाहते नहीं, हम लोग चाहते हैं वो मन लगा करके पूरी जान डाल करके अच्छे से काम करे, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे लेवल पे जा करके पहुंचे। हमको एक्सपांड करना है, उसको अच्छे से ग्रो करना है ना। तो अभी उनके जो बिहेवियर है उनको अपने को बदलना पड़ेगा। अब अगर हमको उनके बिहेवियर को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इधर आए हमारे HC केलेमन भाई साहब। तो पहले पहले जब हम लोग स्टेज 3 पे पहुंचे, पहले हम लोग ने फिर से बता दो, बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरे को इतना डीप में इसको रिपीट कराना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, भैया हमको चेंज लेकर के आना है, क्या स्टेप्स रहेंगे। 3 स्टेप है। पहला स्टेप रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, दूसरा स्टेप क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज, एंड तीसरा स्टेप इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज
ये एक्शन स्टेट होता है, यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ता है। अब एक्शन कैसे लेंगे, तो एच सी केलेमन ने बोला, सॉरी कर्ट लुइस ने बोला करके काम करता हूँ मैं, तुमको मॉडल देता हूँ, उस मॉडल को यूज़ करो, एक्शन तुम लोग जो है उसके हिसाब से लो। हमने बोला ठीक है। और हमने बोला कि क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे हमको, तो उसने बोला सबसे पहले सिचुएशन को अनफ्रीज करो, उसके बाद क्या करो, चेंज, नई सिचुएशन जो भी तुम्हारी रहेगी उसको तुम जो है फाइनली जो है अडॉप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तुम्हारी तुम्हारी नई सिचुएशन पे तुम अभी चेंज हो सकते हो, उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अब जब अडॉप्ट करोगे तो लोगों का बिहेवियर बदलना पड़ेगा तुमको, जब अडॉप्ट करोगे तो लोगों का बिहेवियर बदलना पड़ेगा, वही पुराने तरीके से तो वो लोग काम नहीं कर सकते, उनका काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब तुमको उसका जब बिहेवियर बदलना पड़ेगा तो एच सी केलेमन ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, यहाँ पे तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी तुम्हारे मेंबर्स है जो काम कर रहे हैं, इनका बिहेवियर पैटर्न बदलने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमने बोला ठीक है बता कैसे तुम बदलने में मदद करेगा हमारे उन बिहेवियर को। तो एच सी केलेमन ने बोला मैं तेको 3 तरीके देता हूँ, इन 3 तरीकों में से तुम कौन सा भी तरीका अपनाओ और अपने जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बिहेवियर पैटर्न को तुम अल्टर कर सकते हो, बदल सकते हो। 3 तरीके मैं तुमको देता हूँ। हमने बोला बता भाई कौन से 3 तरीके। सबसे पहला तरीका कंप्लायंस का तरीका, मैं तुमको देता हूँ सबसे पहला कंप्लायंस का तरीका। अब ये कंप्लायंस के तरीके के अंदर क्या होगा, कंप्लायंस के तरीके के अंदर सिंपल सी बात है भाई, कि मैं रखूंगा भैया अगर तुमने अच्छा काम किया, मेंबर्स को बोलूंगा मेरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं कि भाई अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुमको जो है मैं रिवॉर्ड्स दूंगा, तुमको मैं प्रमोशन दूंगा, तुमको मैं बोनस दूंगा, तुमको मैं गिफ्ट्स दूंगा, है ना। अगर तुम लोगों ने टारगेट्स को टाइम पे मीट किया, फिर टाइम से पहले ही मीट कर दिया, तो मैं तुमको बाहर फॉरेन ट्रिप्स पे भेज दूंगा, फॉरेन टूर्स पे भेज दूंगा, मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा, है ना, गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। तो तुमने बोला भाई अगर अच्छा बिहेवियर दिखाओगे, अच्छे से मन लगा करके काम करोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर अच्छे से काम नहीं करोगे, बुरी तरीके से काम करोगे, तो पनिशमेंट मिलेगा, सैलरी कटे, सैलरी में से पैसा कटेगा, है ना। तुमको जो है ज़्यादा टाइम और काम करवाने को लगाऊंगा, छुट्टियां कम कर दूंगा तुम्हारी, है ना, तो पनिशमेंट दूंगा तुमको अगर तुमने खराब बिहेवियर दिखाया तो। अच्छा बिहेवियर दिखाओगे रिवॉर्ड्स मिलेगा, खराब बिहेवियर दिखाओगे पनिशमेंट मिलेगी। ये हो गया तुम्हारा कंप्लायंस का मेथड। हमने बोला भाई कंप्लायंस का मेथड थोड़ा जम नहीं रहा है, थोड़ा कोई दूसरा तरीका बता। उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास और 2 तरीके। अगला तरीका आ रहा है आइडेंटिफिकेशन का तरीका। अब आइडेंटिफिकेशन के तरीके के अंदर क्या हो रहा है, उसके रोल मॉडल से उसको कंपेयर करो। मेरा जो मेंबर है, से फॉर एग्जांपल मेरा मेंबर है विराट कोहली को बहुत ज़्यादा मानता है, तो उसको विराट कोहली से कंपेयर करो कि मैं देख विराट कोहली स्पोर्ट्स मैन है, भले ही तू एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा है लेकिन विराट कोहली ने हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत करी, तेरे में भी वो कैपेबिलिटीज है, तू भी हार्ड वर्क कर सकता है, तू भी मेहनत कर सकता है और अपने फील्ड के अंदर तू काफ़ी एक बड़े लेवल तक पहुंच सकता है ना। तो तू भी उनकी तरह बन सकता है, फिर बाद में तू तेरे को कोई स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलना है तो तू खेलना, तू उतने बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा। आज आज अंबानी है, अंबानी के पास इतना पैसा है, तू भी पैसा कमा और तू भी विराट कोहली से फिर तू मिल सकता है। मतलब इन शॉर्ट की तू उसके रोल मॉडल से उसको कंपेयर करो, उसको पता है भाई तेरे में भी तेरे रोल मॉडल के जैसे कैपेबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, तू भी उसकी तरह बन सकता है ना। तू भी उसकी तरह बन सकता है, तो तू थोड़ी मेहनत कर, उसको थोड़ा वहाँ पे जो है वहाँ पे मोटिवेट करो, उसको साइकोलॉजिकली इंप्रेस करो, है ना, उसको साइकोलॉजिकली इंप्रेस करो। अगर आप उसके रोल मॉडल के साथ उसको कंपेयर करते हो, बता दो कि भाई तेरे अंदर भी वो क्वालिटीज़ है, तो इंप्रेस हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा और वो अच्छे से फिर काम करेगा, है ना। फिर जैसे अपन बोलेंगे वो वैसे काम करेगा, अपने बिहेवियर पैटर्न को खुद ब खुद ही बदल देगा, अपने रोल मॉडल की तरह बनने की कोशिश करेगा। तो दूसरा तरीका जो है हमारे एच सी के एल ने बताया, वो बताया आइडेंटिफिकेशन का तरीका। हमने बोला भाई आइडेंटिफिकेशन वाला तरीका भी भाई एच सी के एल तेरा जम नहीं रहा है, कोई और तरीका बता तेरे पास है तो। एच सी के एल बोला ठीक है मेरे पास एक आखिरी तरीका है जिससे तुम अपने बिहेवियर पैटर्न्स को, अपने मेंबर्स के बिहेवियर पैटर्न्स को बदल सकते हो। हमने बोला क्या, उसने बोला इंटरनलाइजेशन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरे दिक्कत होता है बट तुम समझ लो। तो इंटरनलाइजेशन एक तरीका उसने हमको बताया। इसमें अपन क्या करते, उनके साथ बैठेंगे, है ना, उनका माइंडसेट को समझेंगे। मतलब यहाँ पे मतलब एक साइकेट्रिक्स होता है ना, कि साइकेट्रिक्स के बाद तुम जाओगे, वो तुमसे पूछताछ करेगा अपने अपने बारे में, तुमसे मतलब बोलेगा अपने बारे में बताओ। मतलब वो तुमको मतलब बातचीत करके उसके साथ तुम फिर मामले को सुलटाने की कोशिश करो, उसके माइंडसेट को समझो क्या माइंडसेट है और उसके अंदर उसको जो है बदलने के लिए थोड़ा सा पुश करो। उसको कुछ भी उसके मतलब इन शॉर्ट तुम बातचीत करके उसके साथ चीज़ों को शॉर्ट करो, उस चीज़ों को शॉर्ट करो, इंटरनल चेंजिंग करो, उसके जो अंदर के जो थॉट्स है उसको बदलने की कोशिश करो। वो कोई भी वही मतलब मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाओ, उनसे उससे बात करवाओ, कुछ भी करके उसका जो थिंकिंग है उसको वहाँ पे तुम बदलने की कोशिश करो। तो ये 3 तरीके यहाँ पे एच सी केलेमन ने दिए अपने उनके पुराने बिहेवियर को बदलने के लिए, उनके जो बिहेवियर पैटर्न है उनको अल्टर करने के लिए, बदलने के लिए उन्हें एच सी केलेमन ने अपने को 3 तरीके दिए। ठीक है। तो लास्ट एक्शन स्टेज के अंदर, अच्छा हम लोग अभी भी कौन से स्टेप के अंदर, हम लोग थर्ड स्टेप के अंदर ही चल रहे हैं। चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, यानी कि चेंज को अभी अडाप्ट करना है अपने को, तो उसके लिए अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के अंदर हमारा जो कर्ट लुइस मॉडल है वो अपन देख रहे हैं कि उससे अपन क्या क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहले सिचुएशन को अनफ्रीज करेंगे, नई सिचुएशन पे चेंज होंगे। नई सिचुएशन में चेंज करना है तो लोगों के पुराने पैटर्न्स को, बिहेवियर पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा। एच सी केलेमन ने 3 तरीके दिए, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन।
अब हमारा जो लास्ट हमारा एक्शन स्टेज के अंदर हमारा लास्ट एक्शन आता है, वो आता है रीफ्रीजिंग का एक्शन। सबसे पहला एक्शन अगर आपको याद रहेगा तो हमने अनफ्रीजिंग का लिया था, तो लास्ट हमारा जो एक्शन रहेगा वो होगा रीफ्रीजिंग का एक्शन। अब फाइनली हम लोग रीफ्रीजिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, नई सिचुएशन में हम लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया है, लोगों ने अपने बिहेवियर पैटर्न्स भी बदल लिए है, काफ़ी बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। तो अब हम लोग हमारा जो ये नया चेंज है इसको हम लोग अभी अपना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बना देंगे, हम नॉर्मल जीने का तरीका बना देंगे, है ना। अभी हम लोग ने चेंज को फाइनली अडाप्ट कर लिया है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, सब सही तरीके से चल रहा है, बस अभी इसको हमको फ्रीज कर देना है यहीं पे। ऐसे ही अभी हमने को जो है अपनी गाड़ी जो है आगे लेकर के जानी है। रिफ्रीजिंग अकर्स व्हेन द न्यू बिहेवियर्स बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग द लाइफ। नॉर्मल वे बन जाता है, आपके लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। तो अब यहाँ पे आकर के क्या कर सकते हो, चीज़ों को रिफ्रीज कर सकते हो। आपका जो पुराना बिहेवियर है वो कंप्लीटली अभी खत्म हो चुका है और नए बिहेवियर की ने उसकी जो है यहाँ पे आकर के जगह ले ली है सर। तो ये एक चेंज वाला पार्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने देखा था। तो आई होप आपको जो है ये बात अच्छे से समझ में आ रहेगा। एग्जाम के अंदर पूरा क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगता आएगा, बट पार्ट पार्ट में आ सकता है कि अगर आपको जो है वो लोग स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज बोल लेते हैं और ये 5 मार्क के लिए आपको जो है यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरे एक्शन स्टेजेस लिखने पड़ेंगे, एक्शन स्टेजेस तक लिखना पड़ेगा। और कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन इंटरनलाइजेशन ये आप एक एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। हो सकता है सिर्फ वो आपको जो है इतना सा पार्ट पूछे कि भैया HC के एलिमेंट का जो है यहाँ पे हमको बिहेवियर पैटर्न चेंज करने का तरीका बता दो। तो मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर 5 मार्क के लिए आता है तो आपको जो है आपके हिसाब से जो है आपकी पूरा मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इंडिविजुअल क्वेश्चन मतलब 5 मार्क के लिए ये तो पूछेगा नहीं, बिकॉज जो स्ट्रक्चर अभी आ रहा है वो 5-5 मार्क के क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट पूछ रहा है SM के अंदर में। तो मेरे ख्याल से वो अगर पूछता है तो फुल फ्लेजेड पूछेगा, आपको सारा लिखना पड़ेगा। और ये जो 3 जो आपके HC के एलिमेंट के तरीके, इसके अंदर तो आपने एक एक लाइन जो अपन ने रेड में हाईलाइट की हुई है ये भी आपने लिख दी तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा। तो मिलेगी टेस्ट भी मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रही है, तो वो आप देना, तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कैसे अपने को पेपर लिखना है। बाकी आज हम लोग जो है हमारा नए पार्ट की तरफ आ जाते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो है ये वाला क्वेश्चन देखा था कि नहीं देखा था मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को एक गैप आ गया था लेक्चर का रिकॉर्ड करने में, बट ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ने स्ट्रैटेजिक चेंज वाला पार्ट जो है यहाँ पे खत्म किया। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक जस्ट एक मेरे को रिवीजन यहाँ पे उसका लेना था। जैसे अपना प्रोसेस रहता है कि अपन रिवीजन लेते हैं, 20 मिनट लग गए उसके रिवीजन के अंदर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है तो मेरे को चीज़ों को जो है काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा था बार बार, बट खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन बढ़ते हैं सर आगे। आगे आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है तो सर, चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांजिशन कंसिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेसिकली बताओ कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है आपके। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज को मैनेज करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे को चेंज करना, चेंज अपने आप होगा, खुद से मैनेज करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो जब आप बदल रहे होगे आपकी सारी चीज़ों को, तो कुछ 4 आपके एलिमेंट्स होंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे जिन पे आपको ध्यान देना है। तो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होंगे। सबसे पहला आपका जो एसेंशियल एलिमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपने जो है सबसे पहले आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है कि भाई आप क्यों ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, है ना। अगर यहाँ पर जो है मैं बात करता हूँ बैंक्स की, है ना। पहले बैंक सारा कुछ मैनुअली काम करते थे, आज बैंक्स में आप देखते हो सर CBS आ गया, कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सोल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं। नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे बैंकिंग के पूरे ये सिस्टम के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की गई है। सारा कुछ यहाँ पे अभी जो है डिजिटल कर दिया गया है। अपन भी देखते हैं आजकल जो है ज़्यादा अपने को बैंक के चक्कर काटने पड़ते नहीं है, फ़ोन पे ही सारी चीज़ें अपन एक्सेस कर सकते हैं, ऐप बन गया है, सॉफ्टवेयर बन गए हैं। तो सारा कुछ अभी जो है यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है, डिजिटल बन चुका है ना। तो वो जो डिजिटल वहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जब पहले जो सारा फिजिकल काम हो रहा था, आपको हर एक छोटी चीज़ के लिए यहाँ पे बैंक जाना पड़ रहा था, पैसा डिपॉजिट करना था, विड्रॉ करना था, तो वो सारा आपको बैंक के थ्रू करना पड़ रहा था। आज तो आप पैसा विड्रॉ के लिए मतलब या फिर डिपॉजिट के लिए बहुत रेयर बैंक जाते हो, है ना। तो वहाँ पर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे थे, जब बैंक्स को जो है डिजिटल अपना कोर बैंकिंग सिस्टम को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना था, तो वो जो ट्रांजिशन वो ले रहा था, वो ट्रांजिशन क्यों ले रहा था, कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स थे जो कि वो ध्यान रख करके वो देख रहा था। तो सबसे पहले उसको जो है यहाँ पे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिफाइन करने पड़े थे। बैंक को अपने सबसे पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर उसको CBS लेकर के आना था तो वो बताया कि यार मेरे ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जिनको मेरे को अचीव करनी है, जिनके वजह से मेरे को जो है यहाँ पे CBS को लेकर के आना पड़ेगा, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। बेसिकली बैंक्स क्या हो रहा है, डिजिटल जा रहे हैं ना।
पहले वो लोग फिजिकली सारा काम कर रहे थे, अभी कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग सिस्टम, सारे नए नए सॉफ्टवेयर वो लोग लेकर के आ रहे हैं, डिजिटल लेकर के जा रहे हैं सारी चीज़। तो ये डिजिटल आप क्यों लेकर के जा रहे हो, कुछ तो आपने देखा रहेगा जिसकी वजह से आप डिजिटल लेकर के जा रहे रहोगे। तो आपको बस उसी चीज़ को डिफाइन करना है, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आपको बता दें क्या है, जिस जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो उसके क्या गोल्स एंड आपके ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट आपका ये रहेगा। दूसरा, आपको जो है आपके करंट स्टेट को जो है यहाँ पे असेस करना है, कि करंट स्टेट को आपने असेस करके ये बताना है भाई कि आपके कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गैप्स है जिनको आपको फिलअप करने के लिए ये जो है चीज़ लेकर के आना पड़ रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ले रहे हो वो कौन से गैप्स को भरने के लिए, क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आप जो है यहाँ पे चेंज लेकर के आ रहे हो। तो आप करंट स्टेट को जब एनालाइज करोगे, अच्छे से असेस करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये गैप्स है, इनको फिलअप करने के लिए मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर चेंज दैट आउटलाइंस द स्टेप्स नीडेड टू रीच द डिजायर्ड स्टेट। आपने जो है आपके दिमाग में एक पिक्चर अपनी रखी हुई है कि यार मेरे को करंटली मेरा ये सिचुएशन चल रहा है, आगे जाकर के मेरे को ऐसा बनना है, तो मेरा क्या रास्ता रहेगा, किन रास्तों पे चल के किन डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा मेरे को, तब जाकर के मैं उस मेरी डिजायर्ड जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच पाऊंगा। रूट क्या रहेगा बेसिकली, तो वो रूट आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट टाइप एक रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा कि यार ऐसे ऐसे मैं जो है इन रास्तों पे चल करके जो है मेरे डिजायर्ड स्टेट तक जो है वहाँ पे पहुँच पाऊंगा। लास्ट, आप क्या करोगे, इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली आप जो आपके जो भी चेंज वगैरह रहेगा वो इंप्लीमेंट करोगे और उसको मैनेज करोगे। आई गेस ये वाला पार्ट भी अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर ही जो है डिस्कस किया हुआ था, बट खैर अब वापस से अपना जो है रिवाइज हो गया, नहीं भी किया था तो एक छोटा सा पार्ट था वो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया सर। तो 4 आपके एसेंशियल एलिमेंट्स है आपके डिजिटल ट्रांजिशन की स्टेज में। इसमें सबसे पहला आप जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हो, फिर आप आपके करंट आपका जो भी स्टेट रहेगा उसको आप अच्छे से असेस करोगे, गैप्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप जो है आपका एक रोड मैप बनाओगे, जिधर जो भी आपकी डिजायर्ड पोजीशन है, जो भी आपका डिजायर्ड डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप एक रोड मैप क्रिएट करोगे। एंड उसके बाद आप फाइनली आपके चेंज को जो है इंप्लीमेंट करोगे और उसको अच्छे से मैनेज करोगे एट एवरी लेवल, आपका टॉप लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, हर एक लेवल पे आपका जो है आपका चेंज को आप जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करके मैनेज करो। ये सर, तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट सबको क्लियर रहेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आराम से आपका पूछा जा सकता है। और तो उसको आपको अच्छे से करना है। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से बैठ के आपको अच्छे से वो हैंड रिटन नोट्स भी लिख लेने हैं डेली बेसिस पे, तो आपका काम सॉर्टेड रहेगा। रिवीजन वगैरह करने में भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। यहाँ पे आते सर अपन आगे आगे आप आते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे को लगता है फ्रेश नया क्वेश्चन आज के लेक्चर का अपना अगर होगा तो ये वाला क्वेश्चन होगा, तो उस पर अपन आ जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, द रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल बैंक वाला है कि बैंक को जो है सीबीएस इंट्रोड्यूस करना था अपने सिस्टम के अंदर, बैंकिंग चैनल के अंदर, वो जो सिस्टम है उसके अंदर उनको जो है कुछ डिजिटल चीज़ें करनी थी, है ना। सीबीएस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था, तो वहाँ पर जो है चेंज को उनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ पे आप चेंज कर रहे हो ना, बेसिकली आप पहले आप काम कर रहे थे फिजिकली, सारा आपका काम होता था, पहले आप जो है सारा कुछ फिजिकली कर रहे थे, ऑफलाइन जाकर के आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ रहा था, सारी चीज़ें आपका जो है ऑफलाइन आपको करना पड़ता था, फिजिकल मोड पे आपको करना पड़ता था। अब आप एक चेंज ले रहे हो और डिजिटल लेकर के जा रहे हो सारी चीज़ों को, तो उसके अंदर आपको एक मेजर चेंज करना पड़ेगा। आपका आपका पूरा काम करने का तरीका बदल जाएगा, है ना। लोग जो पहले बुक्स वगैरह पे काम करते थे, उन लोग को अभी पीसीज वगैरह दिए जा रहे हैं, वो लोग पीसी वगैरह पे काम करने वाले अभी। तो एक मेजर ड्रास्टिक चेंज आप करने वाले हो, तो आपको सही तरीके से उस चेंज को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे, ये तो अपन ने देख लिया क्या स्टेप्स रहेंगे, है ना। आपके चेंज को अगर आपको लेकर आना है तो उसको क्या स्टेप्स रहेंगे, लेकिन मैनेज कैसे करना है अभी आपको अच्छे से उसको जो है मैनेज भी तो करना पड़ेगा। आपने स्टेप्स क्या लेंगे, स्टेप्स क्या रहेंगे चेंज को लेकर के आने में, इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये आपने देख लिया, लेकिन अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे ये आपको बेसिकली देखना है यहाँ पे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले बैंक्स के अंदर सारा कुछ काम फिजिकली होता था, अब आप जो है टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो, सारा काम डिजिटल आप कर रहे हो वहाँ पे। टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर, इससे क्या हो रहा है, वैल्यू हो रहा है कस्टमर्स के लिए। पहले कस्टमर को अगर पैसा डिपॉजिट करना था, विड्रॉ करना था, उसको बैंक जाना पड़ता था, आज भी बैंक जाना पड़ता है, बट आजकल जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन होने लग गए हैं, कैश का यूज़ होना इतना कम हो गया है, क्योंकि बैंक्स वगैरह ने अपने सारे यूपीआई वगैरह इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। इंस्टेंटली आप फंड ट्रांसफर करते थे, पहले अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना पड़ता तो फिजिकली बैंक में जाना पड़ता था, स्लिप लिखनी पड़ती थी, उधर जाके स्लिप जमा करनी पड़ती थी, इतनी बड़ी लाइन होती थी, वो लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अभी आप तुरंत अपने फ़ोन से ही बैठे बैठे जो है किसी भी बैंक अकाउंट में आप जो है कहीं पर भी जो है यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, 1 2 3 क्लिक्स के अंदर, और आपके सेकंड्स के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो आपको उतनी बड़ी लाइन में खड़ा नहीं रहना है, आपको जो है वहाँ पे फिजिकली बैंक में जाना नहीं है।
आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है, आपको किसको ट्रांसफर करना है, 2-3 क्लिक्स आपने किए, कुछ सेकंड्स के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होता है। एम्प्लॉय लोगों का भी लोड कम हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगती थी, वो लाइन को पूरा हैंडल आपके एम्प्लॉयज़ को करना पड़ता था। अभी लाइन छोटी हो गई है, तो एम्प्लॉयज़ का भी वर्कलोड थोड़ा सा कम रह गया है, तो उनके लिए भी काफ़ी आसान हो गया है चीज़ें। स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ गई है, आपका स्केल बढ़ गया है ना। अ गुड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए आपको अगर अच्छे से कोई भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कोई भी आप नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के अंदर लेकर के आ रहे हो, या फिर आपका बिजनेस को डिजिटल लेकर के जा रहे हो, तो आपको एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आपके पास एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, तो एम्प्लॉय लोग काम छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि अगर अगर आप देखोगे तो बैंक्स के अंदर मोस्टली सीनियर लोग काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो काफ़ी एज वाले लोग काम करते हैं, तो वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ इतने फेमिलियर नहीं होते, है ना। तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो, तो वो थोड़ा सा मतलब रेजिस्ट करेंगे, थोड़ा सा मतलब उनको उनको जमेगा नहीं। तो वो बोलेंगे करके भाई छोड़ो, मेरे को काम ही नहीं करना, है ना, मेरे को काम ही नहीं करना। थोड़े से वो लोग, थोड़े से वो मतलब वैसे माइंड सेट के रहते हैं कि यार चेंज नहीं करेंगे, कोई नई चीज़ ज़्यादा जल्दी सीखेंगे नहीं। तो वो थोड़ा सा वैसा काम, उनको थोड़ा सा काम करने में थोड़ा वहाँ पे जो यहाँ पे वो लगता है, जमता नहीं है इतना। तो वहाँ पर आपको एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपके पास रहेगी, तो आप सही से उधर चेंज को मैनेज कर पाओगे। वो जो नया टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपके बिजनेस के अंदर, उसको आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाओगे और अपने लोगों से अडेप्ट भी करवा पाओगे। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चेंज मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली आप प्लान करते हो कि कैसे चेंज को अपन जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करते हो उसको कि क्या है भाई, क्या क्या उसके मतलब रिजल्ट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं जा रहे, अपन सही जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देखते हो। इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव कर पाते हो चेंज मैनेजमेंट की मदद से। रिस्क को कम कर पाते हो, और जो डिस्ट्रप्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं कि यार नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए, एम्प्लॉय लोगों को जम नहीं रही है, छोड़ के चले गए, है ना। तो ये एक डिस्ट्रप्शन हो गया ना, ये एक डिस्ट्रप्शन आपका हो गया एक तरीके का। तो वहाँ पे आप डिस्ट्रप्शंस को कम कर पाते हो, रिस्क को कम कर पाते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हो। आपके चेंज मैनेजमेंट एक, अगर आपके पास अच्छी एक चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, तो उसकी मदद से आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन अंडरगोइंग अ डिजिटल ट्रांजिशन, चेंज मैनेजमेंट इज क्रूशियल। आपके लिए चेंज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्या कर रहे हो, डिजिटल ट्रांजिशन लेकर के आ रहे हो आपके बिजनेस के अंदर। बैंक्स का एग्जाम्पल अपन ने देखा ही अभी। अ प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर आप एक अच्छी आपकी चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बना लेते हो, है ना, उसको इंप्लीमेंट भी कर देते हो, तो आपको कैसे मदद मिलेगी, बेसिकली आपका फ़ायदे क्या है। अगर आपके पास एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, तो उसके फ़ायदे क्या है। इन शॉर्ट आपके लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि यार अगर आप एक चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एक अच्छी सी बना लेते हो और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर देते हो, तो क्या आपको जो यहाँ पे मदद मिलेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हेल्प हो पाएगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या किस तरीके से अपने को जो यहाँ पे हेल्प मिल पाएगी। आप लोग जो है पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अ प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेसिफाई द पैरामीटर्स एंड गोल्स ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होगी, तो आप अपने गोल्स वगैरह को बता पाओगे कि यार ये मेरे गोल्स है ना, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। डिटरमाइंस विच प्रोसीजर्स एंड टूल्स नीडेड टू मॉडिफाइड। आप ये डिटरमाइन कर पाओगे करके यार आपके जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव करने के लिए कौन से टूल्स आपको ज़रूरी होंगे, कौन से सारी चीज़ों की आपको जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, कौन से रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको चेंज को लेकर के आना है, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज भी आपको यूज़ में आएंगे, है ना। तो वो कौन से रिसोर्सेज रहेंगे, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। तो आप जो है अच्छे से जो है प्लान्स वगैरह बना पाओगे, ताकि आप उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ। आप आपके स्टाफ मेंबर्स को जो है इन्वॉल्व कर पाओगे। आपकी जो जितने भी मेंबर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर पा रहे हैं, उनको आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है इन्वॉल्व कर पाओगे, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और आप आपके प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे, बेसिकली मॉनिटर कर पाओगे आप आपके प्रोग्रेस की, भाई कितना कितना प्रोग्रेस मेरा हो रहा है ना, स्ट्रैटेजी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख पाओगे। अगर कोई भी यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसके लिए सही तरीके से करेक्शंस भी यहाँ पे कर पाओगे, और करेक्शंस भी आप यहाँ पे ले पाओगे। A crucial component of any digital transition is change management. Why it gains more importance in the current times is because organization can improve their change chances of success by approaching change in proactive and organized manner. अगर आप अच्छे से एक अच्छी तरीके से अगर आप आपके चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको काफ़ी सारे फायदे उसके होने वाले। फ़ायदे अपन ने देख लिया, क्या सबसे पहले आप गोल्स वगैरह स्पेसिफाई कर पाओगे कि यार ये मेरे गोल्स है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मैं अचीव करना चाहता हूँ, है ना। आप क्या रिसोर्सेज आपको लगेंगे उस पूरे चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो आप पता कर सकते हो। अच्छे से उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक सिस्टमैटिक वे में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्टाफ मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को, ये सारे लोगों को आप इन्वॉल्व करके रख सकते हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर में। और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि यार कितना आपने जो है समय समय पे काम किया हुआ है, कितने आपने चेंजेस अभी तक कितना मतलब परसेंटेज आपका कितना है, मतलब किधर तक आपका जो है काम पहुँचा है। आप चेंज लेकर के आ रहे हो, तो कितना परसेंट तक चेंज आ चुका है, कितने परसेंट तक चेंज आना बाकी है, वो सारी चीज़ें आप जो है आप पे
ट्रैक कर पाओगे अगर आपके पास एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो ऐसे आपको जो यहाँ पे मदद मिलेगी सर। तो मेरे ख्याल से ये वाला एक क्वेश्चन भी क्लियर रहेगा। अभी जो अपने पास जो कंटेंट बचा है चैप्टर 5 के अंदर, छोटा छोटा कंटेंट है, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने को यहाँ पे देखने को मिलने वाले। और आगे एक बड़ा पार्ट अपने को देखने को मिलेगा मैकेंजी का 7S मॉडल, देखेंगे, बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट अभी मैंने मेजरली जितना आपको बताना है वो छोटे छोटे ऐसे आपके क्वेश्चंस आपको जो है मेजरली यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आराम से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, MCQs भी बनाए जा सकते हैं वहाँ से। तो पॉइंट्स आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला टॉपिक आ रहा है अपना चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या अपनी स्ट्रेटजीज यहाँ पे रहने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस ऑफ गारंटिंग अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज मैनेजमेंट। बेसिकली वो लोग बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको अच्छे से चेंज को इंट्रोड्यूस करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Business nowadays increasingly find themselves responsible for managing more than simply their staffs, clients, and products. Additionally, they are handling the introduction of new technology, the unexpected emergence of new market opportunities, and changes in customer preferences regarding the brands they choose, interact with, and hold to. बेसिकली पहले क्या होता था, पहले इतना कुछ बिजनेसेस रहते थे उनके पहले इतना काम नहीं रहता था, बस अपने स्टाफ को हैंडल कर लो, अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर लो, अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उनको हैंडल कर लो, इनफ रहता था। लेकिन आजकल जो है ये काम बढ़ गया है। आजकल आपको जो नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करी जा रही है उनको भी समझना है, उनको भी अपने बिजनेस के अंदर लेकर के आना है ना। नई नई आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर आपको इंट्रोड्यूस होते हुए दिखती है आपको, वो सारे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है। आपका जो कस्टमर का बिहेवियर है वो आजकल काफ़ी जल्दी जल्दी बदल रहा है ना। कंज्यूमर की जो डिमांड है, कस्टमर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बदल रही है ना। वो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बदल रहा है, स्पेशली ऑनलाइन का चैनल जब से आ गया है तो बहुत सारे नए नए ब्रांड्स भी आ चुके हैं। तो जो बिजनेसमैन का काम है, जो उसका वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है थोड़ा सा। दे मस्ट मॉडिफाई दैर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस। अगर आपको सही तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, सही तरीके से आपके चेंज को मैनेज करना है, तो आपने कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स को जो है यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। तो कौन सी मैनेजमेंट की टेक्निक्स रहेगी वो अभी अपन देखने वाले हैं। बेसिकली आप समझ लो अभी अपन देख क्या रहे हैं। देख बड़ा सिंपल सा रहा है। पहले अपन बोल रहे थे कि यार पहले जो हमारे पास वर्कलोड था ना वो इतना नहीं होता था। पहले के जो पुराने बिजनेसेस रहते थे, जो आपके नई जब से मतलब टेक्नोलॉजी आज मतलब पहले इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं रहता था ना। जब से नई नई टेक्नोलॉजी आपकी आनी शुरू हो गई है तो बढ़ गया है, काम थोड़ा सा बढ़ गया है। नई टेक्नोलॉजी को भी आपको समझना है, उसको आपके बिजनेस के अंदर लेकर के आना है। आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी उसकी वजह से बन रही है, ऑनलाइन का चैनल आ रहा है ना। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो काम कहीं ना कहीं बढ़ गया है ना। काम कहीं ना कहीं बढ़ गया है, काफ़ी सारे नए नए चेंजेस आपको बिजनेस के अंदर आपके लेकर के आने पड़ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आपको लेकर के आने पड़ रहे हैं, ये आपके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लेकर के आ पा रहे हो, आप सही तरीके से उस चेंज को मैनेज कर पा रहे हो। तो अगर आपको उनको सही तरीके से मैनेज करना है तो कुछ टेक्निक्स हम आपको दे रहे हैं। इन टेक्निक्स को आप यूज़ करो। इन टेक्निक्स को अगर आप यूज़ करते हो तो आप सही तरीके से अपने चेंज को मैनेज कर पाओगे। और ये जितनी भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल रही है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ रही है, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से अडाप्ट कर पाओगे अगर आप ये टेक्निक्स को यूज़ करते हो तो वो टेक्निक्स क्या है, जिन टेक्निक्स को यूज़ करके आप आपके चेंज को, है ना, आपके पूरे वर्कलोड को सही तरीके से मैनेज कर पाओगे, है ना। तो वो कैसे आप मैनेज कर पाओगे उसके लिए कुछ टेक्निक्स दे रहे हैं। वो टेक्निक्स क्या होने वाली है ये अभी अपने को देखना है। द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस आर। बेसिकली क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मेरे ख्याल से आपकी कोई May 24 की MTP या फिर RTP के अंदर भी मेरे को देखने को मिला था। यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है बिकॉज मैंने सारी सॉल्व की थी खुद से, तो ये है कहीं ना कहीं तो भी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में नहीं आया हुआ इतना मेरे को पता है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए। द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस आर। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि भाई 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस है, टेक्निक्स है, प्रैक्टिसेस है, टेक्निक्स है, कुछ भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। चेंज को मैनेज करने के लिए वो कौन सी है ना। 5 टेक्निक्स है, 5 प्रैक्टिसेस है, वो कौन सी 5 टेक्निक्स है या फिर प्रैक्टिसेस है जिनसे आप चेंज को मैनेज कर सकते हो। अब स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ इंडस्ट्री का यहाँ पे जिक्र कर लिया कि स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए जो है ये टेक्निक स्पेसिफिकली काम करने वाली है ना। तो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए कुछ आपको प्रैक्टिसेस दे रहे, कुछ टेक्निक्स दे रहे जिनसे आप अच्छे से उन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के अंदर चेंज को मैनेज कर पाओगे। वो टेक्निक्स प्रैक्टिसेस क्या है ये प्लीज़ हमको बताइए, ये आपका क्वेश्चन जो है डिमांड कर रहा है ना। स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस आपका हो सकता है क्वेश्चन में पूछा भी जाए, हो सकता है क्वेश्चन में पूछा नहीं जाए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तभी भी ये आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 टेक्निक्स लिखनी है। और अगर आपको नहीं भी पूछा रहा है तभी भी आपको ये 5 टेक्निक्स ही यहाँ पे लिखनी है। मोस्टली तो वो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस डालेगा,
जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कोई ना कोई एमटीपी में ये क्वेश्चन था, और जिस भी एमटीपी में ये क्वेश्चन था वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ये वर्ड मेंशन किया हुआ था, है ना। तो मेरे को इतना याद है, May 24 की एमटीपी की मैं बात कर रहा हूँ, नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है नए सिलेबस के अंदर ये। तो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर 5 बेस्ट टेक्निक्स कौन सी है अगर आपको आपके चेंज को मैनेज करना है आपके स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के अंदर में। सबसे पहला, बीइंग एट द टॉप। सबसे पहला आपका जो प्रैक्टिस है, सबसे पहला जो आपका टेक्निक है वो है बीइंग एट द टॉप। बीइंग एट द टॉप मतलब क्या? आपको हमेशा टॉप पे रहना है ना। टॉप पे रहना है यानी कि सबसे आगे रहना है, फर्स्ट पोजीशन में रहना है। अपन देखते हैं ना कि अगर एक रेस हो रही है ना, रेस में काफ़ी सारे लोग भाग रहे हैं, तो अगर आपको उस रेस को जीतना है तो आपको सबसे आगे रहना है ना। यू हैव टू बी ऑन द टॉप। आपने बेस्ट काम करना है आपके इंडस्ट्री के अंदर, आपने टॉप पे रहना है ना। ऊंचाइयों पे रहना है, टॉप पे रहना है, फर्स्ट पोजीशन पे रहना है। जो भी आपकी टॉप मोस्ट पोजीशन आती है आपके इंडस्ट्री के अंदर, उस टॉप पे आपको रहने की कोशिश करना है। बीइंग एट द टॉप यानी कि आपके ऊंचाइयों पे रहना है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रहना है आपने को। अ फोकस एंड इन्वेस्टेड यूनाइटेड लीडरशिप दैट इज ऑन द सेम पेज अबाउट द कंपनीज फ्यूचर इज रिफ्लेक्टेड इन द चेंज दैट बिगिंस एट द टॉप। आपको क्या रहना है? सबसे टॉप पे रहना है। जो भी आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, उसने सिर्फ उसी इंटेंशन के साथ काम करना है कि मेरे को मेरी कंपनी को टॉप पे लेकर के जाना है। मेरी कंपनी को मेरे को सबसे फर्स्ट नंबर, मेरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी मेरे को बनानी है, सबसे टॉप पे उसको मेरे को लेकर के जाना है ना। तो जो भी आपका विजन है, जो भी आपके मिशन है, आपने उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे काम करने हैं, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाना है और सही तरीके से मैनेज करना है, लीड करना है अपनी कंपनी को, ताकि आप उसको टॉप पे लेकर के जा सको। सिंपल सी बात है। द कल्चर दैट विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट चेंज। और अगर आपका ये कल्चर रहता है कि यार हमको सबसे टॉप पे रहना है, हमको सबसे आगे रहना है, अगर आपका यही बिहेवियर है, यही आपका एटीट्यूड है, तो लोग भी इस एटीट्यूड को जो है देख करके मोटिवेट रहेंगे। जो भी आपके टॉप लेवल मैनेजर्स है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है, जो भी आपके लीडर्स है, जो कि लीड कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उनका अप्रोच ऐसा है, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि यार हमको टॉप पे रहना है, हमको अपने को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे लेकर के जाना है, अपने को नहीं रहना है छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन बन के, अपने को टॉप पे जाना है, अपने को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तो उस एटीट्यूड को देख करके, उस माइंडसेट को देख करके आपके बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स है, बाकी जो एम्प्लॉयज़ है, वो भी मोटिवेट होंगे, वो लोग भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अगर आप एक ऐसा कल्चर बना रहे हो जिसके अंदर आप जो है लोगों के दिमाग में ये सेट कर रहे हो कि यार अपने को टॉप पे जाना है, तो वो लोग भी मोटिवेट करेंगे, वो भी अपना 100% एफर्ट देंगे वहाँ पे, और आप जो है ऐसे जो है अपने जो चेंज को जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। लोग भी मैं उसको अच्छे से जो है एक्सेप्ट करेंगे, चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे चेंज को। तो वहाँ पर आपके लिए सिचुएशन थोड़ी आसान हो जाएगी, और चीज़ें थोड़ी आपके लिए ईजी हो जाएगी वहाँ पे। तो सबसे पहला आपका प्रैक्टिस ये है कि आपने हमेशा टॉप पे रहना है ना। आपने हमेशा टॉप पे रहना है। टॉप पे नहीं हो तो कोशिश करना है आपको टॉप पे जाने की, है ना। बीइंग एट द टॉप, आपको हमेशा आपका माइंडसेट ऐसा रखना है। जो भी लीडर्स है उनको हमेशा अपना माइंडसेट ऐसे रखना है कि यार अपने को जो है टॉप पे लेकर के जानी है अपनी कंपनी को, है ना। तो ये आपका पहला प्रैक्टिस रहेगा। दूसरा प्रैक्टिस क्या होगा? इंश्योर दैट द चेंज इज़ बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड। ऐसा नहीं है कि यार आपको मतलब बैठे हो, कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ काम वगैरह है नहीं, तो चले काम करते चेंज नहीं करके आते, ऐसा नहीं होगा। चेंज आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए, है ना। चेंज आपके लिए मतलब आपकी नीड होनी चाहिए आपको। आप ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी इच्छा है तो चेंज कर लेते, है ना। मतलब डिज़ायर मतलब इच्छा, और नेसेसरी मतलब नीड की ज़रूरत है उसकी, और डिज़ायर मतलब इच्छा। मतलब एक दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि यार आपको उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए, और आप विलिंग हो, आपकी इच्छा है कि आप चेंज लाना भी चाहते हो, आपको दिख रही है करके यार ये प्रॉब्लम्स है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को ये पर्टिकुलर जो चीज़ें, जो मेरा काम करने का तरीका है, वो मेरे को बदलना पड़ेगा, और मैं चाहता भी हूँ उसको बदलना। वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैं चाहता तो हूँ बदलना, है ना, बट मेरे को कोई रीज़न नहीं मिल रहा कि जिस रीज़न को मैं दे करके उसको बदलूँ, है ना। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मेरे को चेंज करना चाहिए, चेंज लेकर के आना चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट जब मैं इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहा हूँ, जब मैं इन्वायरमेंट को समझ रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ सिचुएशन को, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है ना। तो नीड ही नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ नहीं मेरे को चेंज स्टिल करना है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। नीड भी होनी चाहिए, कोई रीज़न भी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने होनी चाहिए जिनकी वजह से आप चेंज को जो है लेकर के आना चाहते हो, और आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, आप विलिंग भी होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को उस चेंज को लेकर के आना है, मेरे को उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। वो आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और नीड भी होना चाहिए, आपका दोनों चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो आपको इंश्योर करना है कि जो चेंज है, वो चेंज की आपको ज़रूरत भी है ना, और आपकी इच्छा भी है, आप चाहते हो कि वो चेंज आए, वो चेंज आप लेकर के आओ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, है ना। तो नीड भी होना चाहिए, और मतलब नेसेसरी भी होना चाहिए, एंड डिज़ायर्ड भी होना चाहिए आपका चेंज। तो दूसरा आपका ये आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस।
The fact that decision makers are unaware of how to properly handle a digital transformation and this affects it will have on their firms is one of the main cause of this. बेसिकली आपका जो है लोगों को समझता नहीं, बस लोगों को ये दिखता है करके यार जो आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है जो कि लीड कर रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि मेजरली यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं, तो उनको बस ये दिखता है करके यार मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आई हुई है ना, तो एक काम करते हैं अपन भी जो है घुस जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। यार तुमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसकी तुमको नीड है ना, जो तुम्हारा काम है उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी तुमको जो है वहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन करने वाली है, तुम यूज़ भी कर पाओगे उस टेक्नोलॉजी को कि नहीं कर पाओगे, तुमको पहले ये समझना है ना। तुम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि यार एक काम करते चल वो टेक्नोलॉजी आई है नहीं उठा लेते, पहले ये तो देखो नीड है, तुमको ज़रूरत है उस टेक्नोलॉजी की, है ना। तुमको तुमको ऐसे थोड़ा ना कि यार बाकी लोग भी वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो तुम लोग भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो, ऐसा थोड़ा ना यार, है ना, ऐसे थोड़ा ना है। तुमको पहले ये देखना है, समझना है अच्छे से कि यार क्या तुमको उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को पहले ऐसे समझो कि जो टेक्नोलॉजी तुम लेकर के आना चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर वो काम कैसे करती है ना, उसका काम करने का तरीका कैसे है, तुम उसको यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तुमको तुम्हारे बिजनेस को उसकी ज़रूरत है नहीं है, तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज है कि नहीं तुम उसको अक्वायर कर सको, है ना, वो सारी चीज़ें तुमको देखना पड़ेगा। ऐसे ही तुम अंधे की तरह ये डिसीजन नहीं ले सकते कि यार मार्केट के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आई है, बाकी सारे लोग बाकी सारे कंप्यूटर्स ले रहे, चल जाके मैं भी ले लेता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे आप चेंज नहीं ला कर लेकर के आ सकते हो आपके बिजनेस के अंदर में। इफ़ अ कॉर्पोरेशन डजंट हैव अ साउंड स्ट्रेटजी इन प्लेस, इंट्रोड्यूसिंग टू मच टू फास्ट कैन फ्रिक्वेंटली बिकम अ मेजर इशू डाउन द रोड, है ना। अगर आपकी कॉर्पोरेशन के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके जो मेंबर्स है, जो आपके लीडर्स है, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग करने वाले, अगर वो लोग जो है सही तरीके से डिसीजन नहीं लेते हैं, है ना, अननेसेसरली बस टेक्नोलॉजी लेकर के आई है, हाँ ये नई टेक्नोलॉजी लेकर के आप बिजनेस में, ये नई टेक्नोलॉजी आई लेकर के आ ले, नया टेक्नोलॉजी आया लेकर आपने बिजनेस के अंदर चेंज उसको इंट्रोड्यूस कर, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं, है ना, तो नुकसानों को भी आपको देखना है। बस अननेसेसरली आप टेक्नोलॉजी नई मार्केट के अंदर आई जा रही है, आप अपग्रेड करे जा रहे हो, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे जा रहे हो, तो वो आपके लिए एक दिक्कत भी बन सकती है, बड़ी मेजर इशू भी आपके लिए वहाँ पे हो सकता है ना। तो आपको वो चीज़ को समझना है अच्छे से और सही तरीके से आपने वहाँ पे जो है एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपने डिसीजन लेना है कि आप जो है वहाँ पे कैसे आगे जो है मूव ऑन करोगे सर। तो सबसे पहला पैरामीटर अपन ने ये देखा कि अपने को टॉप पे रहना है ना, वी हैव टू बी ऑन टॉप, ये आपकी एक माइंडसेट होना चाहिए आपके लीडर्स का, है ना, कि भाई अपने को टॉप पे रहना है। तो आपके लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो लोग मोटिवेट रहेंगे एंड चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। वो लोग आपकी जो चेंज है वो नेसेसरी भी होना चाहिए, यानी कि उसकी ज़रूरत भी आपको होनी चाहिए और आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, आपकी चाह भी होनी चाहिए कि यार आप उस चेंज को अडाप्ट करो। तो वो आपका जो है वहाँ पे ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। तीसरा पैरामीटर आपका ये आता है कि आपने डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करना है ना। अब बहुत सारे इसके अंदर डिस्ट्रप्शंस रहेंगे, एम्प्लॉय लोग हो सकते हैं अगर कि माने नहीं कि आप चेंज लेकर के आ रहे हो, तो मैंने बताया ना आपको चेंज की वजह से क्या होता है कि डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं, डिपार्टमेंट बदल जाते हैं। तो अगर दो चार एम्प्लॉय लोगों का अच्छा आपस में दोस्ती हो गया, ग्रुप बन गया उनका, तो ग्रुप उनका अलग हो जाएगा, काम वर्कलोड उन पर बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, है ना। तो उनको एक नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा, एक नई तरीके से उनको काम करना पड़ेगा, उनका बिहेवियर पैटर्न बदलेगा। तो वो लोग चेंज को इसलिए रेजिस्ट करते हैं ना, जल्दी से मानते नहीं है चेंज के लिए, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि वो डिसरप्शन को जितना कम से कम आप कर सको ना उतना कम से कम लो। अभी कम से कम कैसे होगा, उनको पहले से एडवांस में बता के रखो कि भाई चेंज होने वाला है, एक महीने 2 महीने पहले उनको बता दो ताकि वो लोग अपना जो है पार्टी वार्टी कर ले, पूरा एंजॉय कर ले, और उसके बाद फिर उनके डिपार्टमेंट बदलने वाले हैं तो उनको तुमको तो पहले से बताना पड़ेगा कि यार देखो भाई चेंज आने वाला है ना, चेंज आने वाला है। अगर तुमको पहले से बता के रखते हो तो उनके लिए थोड़ा सा जो है कम डिसरप्टिव होगा, है ना, उनका मतलब उनका माइंडसेट जो है उतना अफेक्ट नहीं होगा, मतलब होगा पर उतना नहीं होगा कि अगर तुमने सडन चेंज कर लिया तो, है ना। Employee perceptions of what is required or desirable change can differ by department rank or performance history. It's crucial to lessen how changes affect staff. आपने बिल्कुल ये कोशिश करनी है कि जो भी चेंज आप लेकर के आ रहे हो वो चेंज जितना कम से कम हो सके आपके स्टाफ के ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहिए। अगर चेंज ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके स्टाफ के ऊपर डाल दिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही कैसे, है ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजीज इंटेंड टू improve मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट ऑपरेशंस कॉज एम्प्लॉय कंसर्न अबाउट चेंज। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस वर्कलेस डिस्ट्रप्शन बाय, अभी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर ऊपर का पॉइंट इतने कुछ काम के है नहीं, इसलिए आप देख रहे हो वहाँ पे कुछ रेड में मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अपने को पता है डिस्ट्रप्शन को अपने को कम से कम रखना है, इसको कैसे रखेंगे, है ना, कैसे हमारे लिए पॉसिबल रहेगा कि हम लोग जो है कम से कम डिस्ट्रप्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर के आए, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, डिस्ट्रप्शन को कम रखना है, कैसे कम रख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स अभी अपन जो है देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरप्शन। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जैसे तुमने ये डिसाइड कर लिया है, आपका जो भी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने डिस्कशन वगैरह किया हुआ है कि भाई हमने को चेंज लेकर के आना है, जैसे ये फाइनलाइज हो जाए कि तुम भाई शॉर्ट शॉर्ट चेंज लेकर के आने वाले हो,
तुरंत अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स है उनको इन्फॉर्म कर लो, उनको बता दो कि भैया हम लोग का ये डिस्कशन हुआ है, हम लोग ये चेंज है बहुत जल्दी जो है लेकर के आने वाले, एडवांस में आपको बता रहे हैं ताकि आप अपने आप को तैयार कर दो, प्रिपेयर कर लो, है ना। तो ये आपको जो है सबसे पहले काम करना है, सबसे पहले आपको जो है अनाउंसमेंट्स कर देनी है, उनको बता देना है, उनको अवेयर कर देना है उस बात से कि भाई हम लोग चेंज जो है लेकर के आने वाले हैं। जैसे ही आपका एक बार फाइनल हो जाए, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का फाइनल हो जाए कि हम लोग को जो है चेंज यहाँ पे करना है। दूसरा, गिविंग स्टाफ मेंबर्स द नॉलेज एंड टूल्स दे नीड टू एडजस्ट टू चेंज। अब चेंज को उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उनको अच्छे से नॉलेज देना पड़ेगा। अब आप जो है बैंक्स के अंदर जो है नया CBS लेकर के आ रहे हो, आप कोर बैंकिंग सिस्टम लेकर के आ रहे हो, सारा जो काम पहले फिजिकली होता था मोस्ट ऑफ द काम, वो आप डिजिटल लेकर के जा रहे हो, है ना। अभी जो वो लोग काम पेन पेपर लेकर के करने वाले थे, वही काम अभी वो लोग जो है कीबोर्ड पे करने वाले हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के कीबोर्ड पे करने वाले हैं, माउस यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारा सीनियर उसके अंदर स्टाफ है आपके पास जिनको जो है टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, कैसे यूज़ करते, क्या है टेक्नोलॉजी वगैरह। लेकिन आप ऐसे तो नहीं उनको काम से डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना। प्रॉपर आपको बाहर से इंजीनियर्स वगैरह बुलाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, उनको उनको सिखाना पड़ेगा कैसे आपको कंप्यूटर यूज़ करना है, क्या उसके फंक्शंस रहते हैं, उनसे आपको उनको जो है अवेयर करवाना पड़ेगा ताकि उस चेंज को अच्छे से अडाप्ट कर सके। तो आपको टूल्स देने पड़ेंगे, उनको नॉलेज देना पड़ेगा ताकि उस वो चेंज को अडाप्ट कर सके, उस चेंज के साथ एडजस्ट कर सके, है ना। तो आपके लिए डिसरप्शन कम होगा। नहीं तो वो बोलेगा भाई इसने कंप्यूटर तो ला दिया लेकिन उसको चलाते कैसे ये नहीं पता, तो काम कैसे करूँ, छोड़ो काम, कहीं और जाके काम पकड़ते, फिर आपके लिए जो है डिस्ट्रप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जो है अच्छे से नॉलेज देना है उनको, है ना। कंप्यूटर वगैरह लेकर के आने वाले, वो डिजिटल लेकर के जाने वाले, वो सारी चीज़ें, तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दो ना, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजो, लोगों को बुलाओ जो कि वेल वर्स्ड है वो सारी चीज़ों से, इंजीनियर्स को बुलाओ ताकि वो लोग उनको आकर के समझाए कि कैसे वो जो है कंप्यूटर चलता है, अच्छे से उनको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दो। जैसे अपने को भी ट्रेनिंग मिलती है ITT, है ना। अपने को भी जब आर्टिकलशिप में जाना पड़ता है तो एक्सेल वगैरह काफ़ी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो अपने को बुक में नहीं सिखाए जाते ना, अपने जो सिलेबस रहते हैं उसके अंदर नहीं रहते। तो इसलिए अब जब अपन इंटर क्लियर करते हैं तो अपने को ITT का एक ट्रेनिंग करना पड़ता है, कोर्स रहता है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, एक्सेल हो गया, PPT कैसे बनानी है वो आपको सिखाया जाता है ना। तो स्टिल बहुत सारे लोगों को PPT कैसे बनानी है इसका नॉलेज होता है, बट स्टिल वो भी आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको मिलती है। मेरी ITT एज ऑफ नाउ चल रही है तो मेरे को पता है, तो वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि चेंज आ रहा है, एक चेंज मेरे को अडॉप्ट करना पड़ रहा है कि यार आर्टिकलशिप में अपने को जो है कंप्यूटर वगैरह पे काम करना पड़ेगा, तो वो सारे टूल्स अपने को पता रहने चाहिए कैसे यूज़ करने हैं। तो उसके लिए ICI मेरे को जो है वहाँ पे वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो है आपके स्टाफ मेंबर्स को भी आपको नॉलेज वगैरह देनी पड़ेगी, तो आपका डिस्ट्रप्शन कम होगा। तीसरा, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। आप जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो कि इनकरेज करेगा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को। चेंज आप लेकर के आ रहे हो तो एक इन्वायरमेंट भी दो ना, एक अच्छे उसको मोटिवेट करो कि हाँ भाई चल कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा काम तू मतलब टेक्नोलॉजी में लेकर के आया हो ताकि मेरा काम फास्ट है, लेकिन इनिशियल बेसिस पे उस टेक्नोलॉजी को समझने में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लोड नहीं है तेरे पे, आराम से समझ कैसे वो टेक्नोलॉजी चलती है। प्रॉपर देखो मैं नॉलेज देता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, वो तेरे को सिखाएंगे, उसके बाद अपन जो है अच्छे से फटाफट फटाफट काम करेंगे। अभी कोई घाई नहीं है, देखो जो है कोई भी मैं तेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, आराम से सीख, आराम से समझ, और उसके बाद जो है अपन अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। एक अच्छा इन्वायरमेंट आप बेसिकली उसको दो ताकि वो अच्छे से उस चेंज को जो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सके। एम्पावरिंग चेंज एजेंट्स टू प्रोवाइड कंटेक्ट एंड क्लैरिटी फॉर चेंजेस। जो भी आपके एजेंट्स देंगे, अब आप चेंज लेकर के आ रहे हो ना, तो एक अकेले इंसान की तो बस की बात नहीं है ना। अब आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि यार अब बैंकिंग, कोई भी एक बैंक पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल मैं एक्सिस बैंक हूँ, एक्सिस बैंक चाहती है कि भाई वो जो अभी तक फिजिकली सारा काम कर रही है, मैनुअली जो सारा काम कर रही है, वो डिजिटली काम करे, है ना। वो सारे अपने डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह लेकर के आए। तो जो एक्सिस बैंक के अंदर जो CEO है, वो थोड़ी ना वो सारा काम करेगा, वो तो आउटसोर्स करेगा ना। कोई एक कंपनी रहेगी जो कि ये सारे काम करती है, जो ऐसी सर्विसेज देती है ना। कोई इंजीनियर्स की कंपनी रहेगी, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई रहेगी। तो उन कंपनी को अपन उस कंपनी को अपन अप्रोच करके बोलेंगे भाई हमको ये सारे सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारे सिस्टम्स चाहिए, हमारे बैंक के अंदर इंस्टॉल रहे, पूरे हमारे बैंक के ब्रांचेस जो है उनका जो है एक ही साथ डाटा स्टोर हो। CBS के अंदर ऐसा होता है कि जितने भी आपके ब्रांचेज रहती है उनका एक ही जगह पर डाटा स्टोर होता है ना। एक ही आपका एक मेन सर्वर रहता है। तो वो सारी चीज़ें के लिए आप जो है आपका काम आउटसोर्स करते हो ना, तो उनको अपन चेंज एजेंट्स बोलते हैं, जिनको अपन काम आउटसोर्स करते हैं। तो पूरे वो चेंज एजेंट्स को आप जो है यहाँ पे एम्पावर करो, या अपॉर्चुनिटी दो कि वो जो भी चेंजेस वगैरह अपन लेकर के आ रहे हैं उनको अच्छे से आकर के अपने एम्प्लॉय को ब्रीफिंग दे, समझाए कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। डेफिनेटली CEO वगैरह जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, वो भी चेंज के बारे में बताएगा, लेकिन इतने अच्छे से हो सकता है चेंज के बारे में वो ना बता पाए जितने आपके चेंज एजेंट्स बता पाए, है ना। तो आप वो चेंज एजेंट्स को भी लेकर आओ, उनसे भी आपके एम्प्लॉय लोगों को मिलवाओ, उनसे भी अपने एम्प्लॉय लोगों को बताओ कि भाई क्या क्या हम लोग जो है चेंज करने वाले हैं। उन लोगों को भी पूरी तरीके से वहाँ पे जो है छूट दो चेंज एजेंट्स को, ताकि वो लोग भी अच्छे से जो है तो हमारी मदद कर सके इस पूरे प्रोसेस के अंदर में। इंश्योरिंग दैट IT डिपार्टमेंट, जो भी आपका IT डिपार्टमेंट है, इज इन्फॉर्म्ड ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज प्रिपेयर टू सपोर्ट
जो भी आपके कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट होगा उसको भी आप बताओ कि भाई हम लोग चेंज लेकर के आने वाले हैं, तो तू भी प्लीज़ आकर के जो हमारे चेंज एजेंट्स वगैरह रहेंगे उनको सपोर्ट कर और उनके साथ पूरी मदद कर उनको, ताकि वो अच्छे से हमारे चेंज को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट अपने को क्लियर रहेगा कि अपने को जो यहाँ पे डिसरप्शन जो है उसको जो है यहाँ पे कम करना है। तो 3 पॉइंट अभी तक अपन ने देखे। अपन क्वेश्चन अगर तुमको याद रहेगा तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कि क्या बेस्ट 5 प्रैक्टिसेस है अगर मैं स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस को देखूँ, उनके अंदर अगर मेरे को चेंज को मैनेज करना है। तो सबसे पहले टॉप पे रहने की कोशिश करो, सबसे आगे रहने की कोशिश करो, इंश्योर करो कि भाई चेंज नेसेसरी भी है, डिजायर्ड भी है, चेंज की ज़रूरत भी है और तुम्हारी इच्छा भी है चेंज करने की। डिस्ट्रप्शन को कम रखो, कैसे करोगे उसके अपन ने यहाँ पे पॉइंट्स देख लिए। अगला पॉइंट आ रहा है कि कम्युनिकेशन इनकरेज करो, आपस में ना लोगों को कम्युनिकेट करो, बताओ कि भाई हम लोग चेंज लेकर के आने वाले हैं, उनको अच्छे से पूरा वॉक थ्रू करो कि भाई ये चीज़ें है, ये चीज़ें पहले फिजिकली हो रही थी, ये अभी मैनुअली हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करके करने वाले हैं। तो देखो अभी काम पहले तू ऐसे कर रहा था, अब तू ऐसे करेगा, अच्छे से उसको ब्रीफिंग दो, अच्छे से उसको समझाओ, उसके साथ बातचीत करो, है ना। तो क्रिएट चैनल सो दैट वर्कर्स में कॉन्टैक्ट यू विद देयर क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक चैनल होना चाहिए जिस चैनल के थ्रू वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सके, तुमको बता सके भाई हमको दिक्कत आ रही है, अपने बंदे वगैरह को बुला ताकि वो हमको समझा सके कि भाई कैसे काम करना है, मेरे को नहीं समझ पा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। ये एंट्री कैसे मेरे को कंप्यूटर में डालनी है वो मेरे को पता नहीं है, फिजिकली तो मेरे को पता है कैसे एंट्री डालनी है, लेकिन कंप्यूटर में कैसे एंट्री डालनी है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है ना। तो वो मेरे को बताओ कैसे बता पाओगे, है ना। तो वो फिर आपका रिस्पेक्टिव पर्सन जो भी रहेगा उसको गाइड करेगा, तो कैसे वो उस रिस्पेक्टिव पर्सन तक पहुंचेगा, उसके लिए एक अच्छे से चैनल आपने बनाना है कम्युनिकेशन का। इनके अंदर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन टू प्रोपोगेट आइडियाज एंड इनोवेशन एज न्यू प्रोसीजर्स टू टेक रोड। बेसिकली जो भी आपके नए आइडियाज इनोवेशन आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको प्रमोट करो, लोगों ने उसको भी कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर कोई काम है जो कि आज मैनुअली हो रहा है लेकिन आपको लगता है कि यार उसको भी डिजिटलाइज किया जा सकता है, तो आप रिकमेंडेशन दो कि भाई ये काम मैनुअली हो रहा है, इसको भी मेरे को लगता है डिजिटलाइज किया जा सकता है, ऐसा ऐसा करके अपन इसको भी जो है यहाँ पे डिजिटलाइज कर सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी का वहाँ पे भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो सारे जो भी आपके सुझाव वगैरह आपको मिल रहे हैं उस पर भी आप जो है वहाँ पे जो है काम कर सकते हो, है ना। Communication promotes efficiency and has the power to influence culture just like your vision. The people who will affect the most by these changes are reassured that they are not in danger through effective communication, which keeps them encouraged on the same page. जितने भी लोग हैं बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, अगर आप पहली बार आपके बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो, अभी तक आप जितना भी काम था मैनुअली कर रहे थे, लेकिन अब आप जो है मेजरली काम अभी आप क्या कर रहे हो, डिजिटलाइज कर रहे हो, अब आपका सारा काम अभी जो है कंप्यूटर वगैरह इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे यूज़ करके करने वाले हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगेगा करके यार अभी जो है ये लोग कंप्यूटर वगैरह लेकर के आ रहे हैं तो अभी हम कंप्यूटर हमारी जॉब खा जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजी हमारी जॉब खा जाएगी, जो पहले हमको हमको काम मिलता था वो अभी कंप्यूटर कर लेगा, तो ये लोग हमको काम पे रखेंगे क्यों। बट उनको ये नहीं पता ना भाई कंप्यूटर चलाने के लिए तुम लोग अभी भी ज़रूरी हो। कंप्यूटर तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेगा लेकिन उसको इनपुट देने के लिए तो अभी भी बंदा लगेगा ना। तो इनपुट तुमने देना है, वो प्रोसेसिंग खुद करेगा, है ना। पहले प्रोसेसिंग भी तुम कर रहे थे, इनपुट भी खुद दे देते, अब प्रोसेसिंग तुमने नहीं करनी है, प्रोसेसिंग वो करेगा, तुमने लेकिन इनपुट तो देना है। लेकिन ये बात उनको पता नहीं है तो वो लोग डर रहे हैं। तो वैसे उनको वो ऐसा फील ना हो इसलिए उनके साथ तुम बात करो, उनको बताओ कि भाई कोई भी टेंशन मत ले, कंप्यूटर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को काम से निकाल देंगे, तेरे को ही उस पर काम करना बैठ के, तेरे को सिखाएंगे कि कैसे तेरे को उसको यूज़ करके काम करना है, तेरी जॉब खतरे में नहीं है, तू ये बात समझ, है ना। तो ये अपने को उसको जो है बताना पड़ेगा। कैसे बता पाएंगे, जब उसके साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो इनकरेज करना है, अच्छी कम्युनिकेशन तुमको उसके साथ करनी है, अच्छा चैनल बनाना है जिसके थ्रू तुम उसके साथ जो है यहाँ पे कम्युनिकेट कर सको। लास्ट हमारा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगा जिसकी मदद से हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर पाएंगे, हमारा जो चेंज है स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस वाले जो एंटिटीज़ है उनके अंदर चेंज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लास्ट क्या हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, वो आ रहा है सर रिकॉग्नाइज द चेंज इट्स नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। रिकॉग्नाइज द चेंज इज नॉर्म नॉट एक्सेप्शन मतलब क्या, जो भी चेंज आप लेकर के आ रहे हो उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ यही मेरे को इधर करना है, इसके अलावा मतलब ये मतलब चेंज इज नॉर्म मतलब कंपलसरी वो करना ही पड़ेगा, उसका उसके अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि यार चेंज को थोड़ा डिले करके भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं, करना ही पड़ेगा। आज की डेट में तुमने बैंक देखी है जो कि सारा काम आज मैनुअली करती है ना, जो कि डिजिटल सर्विसेज यूज ही नहीं करती है ना, आपने डिजिटल सर्विसेज अपने कस्टमर को देती है। ऐसा कोई बैंक है ही नहीं ना, अगर कोई बैंक रहे तो वो चल ही नहीं पाएगी, है ना। आज की डेट में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है तो, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको जो है आपकी चेंज को जो है यहाँ पे रिकग्नाइज करना पड़ेगा। आपको ये रिकग्नाइज करना है कि चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। चेंज के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है कि भाई हम लोग ऐसे करके काम चला लेते हैं, या फिर कोई ऑप्शन नहीं है। जो चेंज हम लोग कर रहे हो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, ज़रूरी है इसके लिए कर रहे हैं। Change readiness may be defined as the ability to continuously initiate and respond to change in ways that create advantage, minimize risk, and sustain performance. In order to keep us, the customer business must also adapt their operations. They must prepare for change in advance and accept that it may run into difficulties because change is not a project but rather an
ऑनगोइंग प्रोसेस। चेंज आपका कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि यार आपने एक बार कर लिया तो ख़त्म, अब उसके बाद अगली बार करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, आपको वो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग आपके बिजनेस को उसकी ज़रूरत है नहीं है, आपकी विलिंगनेस है नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको जो है चेंज जो है लगातार बेसिस पे जो है करते रहना पड़ेगा। वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ना कोई एक वन टाइम प्रोसेस है या फिर एक वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो तो करते रहना पड़ेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट आपको क्लियर रहेंगे। अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करना घर पे जा करके, हैंड रिटन नोट्स है इसको लिख लेना, तो तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था वो ये था कि भाई 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी क्या है अगर हमने को चेंज को मैनेज करना है हमारी स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के अंदर में। वो अभी अपन ने देखा, आई होप आपको क्लियर रहेगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम डाल सकते हो। हाल फिलहाल इस लेक्चर को मैं जो है यहीं पे रोक दूंगा, अगले लेक्चर के अंदर अपन जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, बट हाल फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कोई भी दिक्कत वगैरह है कमेंट सेक्शन में तुम डाल सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे तुमको जो है हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएंगे, वो हैंड रिटन नोट्स तुमको लेना है और डेली बेसिस पे तुमको वो हैंड रिटन नोट्स अपने लिखने हैं। आखिरी कुछ लेक्चर्स है, आखिरी कुछ पार्ट है, उसको अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर तुम फ्री हो जाओगे, फिर तुमको फिर एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के बाद फिर आर्टिकलशिप एंड देन फाइनल, है ना। तो समय काफ़ी कम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।